आज है हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और रहेगा एक्शन भरा दिन। भले ही सुस्त शुरुआत के आसार आपको दिख रहे हो दुनिया भर के बाजारों और एग्जैक्ट निफ्टी से, लेकिन अमेरिका का एक्शन आज भारतीय बाजारों पर भी अपना रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा। तो सुस्त शुरुआत के बाद किस तरफ बढ़ेंगे और कहां होगी आज की एक्सपायरी और पूरे दिन भर कहां है आपके लिए ट्रेडिंग के मौके, इस पर रहेगा खास फोकस। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आशा तो करते हैं कि जिस तरह से कल ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन रहा, भारतीय बाजारों में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, बट एक्सपायरी है और भी कई सारे फैक्टर्स हैं सर जिस पर नजर है। तो पहले बताइए कि आज के बड़े ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं आपको? अमेरिकी बाजारों में ट्रिगर बहुत तगड़े और दमदार आते हुए दिखे हैं दीप, और 460 अंकों का बड़ा उछाल ये तो तब है जबकि ऊपरी स्तर से 250 पॉइंट नीचे आया डाउ, यानी कि एक बार की 600-700 पॉइंट डाउ ऊपर नजर आ रहा था। डाउ फ्यूचर्स 850 पॉइंट तक अपने लो से ऊपर बढ़ गए। तो अमेरिका में एक वो बदले की भावना वाला सेशन दिखा कि आपने गिरा कैसे दिया, बढ़कर दिखाएंगे। नेस्डेक अप्रैल के बाद का एक दिन का सबसे बड़ा उछाल 0.25% की तेजी होती हुई दिखी, और एफआईज की तरफ से भारतीय बाजारों में लगातार चौथा दिन कल भी बिकवाली का रहा। लगभग 3,900 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने की है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की आज होगी मुलाकात रशिया में, उस पर रहेगी नजर, और सरकार दूसरे आर्थिक पैकेज पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आदेश दिए हैं वित्त मंत्रालय को और बाकी मिनिस्ट्रीज को कि क्या कुछ किया जाए, इस पर विचार करके बताया जाए। तो ये हैं दीप आज के बड़े और अहम ट्रिगर्स, लेकिन इन सबके बीच में डेफिनेटली एक्सपायरी तो अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर है ही। बिल्कुल अनिल जी, एक्सपायरी पर तो नजर रहेगी और उसका क्या इम्पैक्ट रहता है उस पर भी चर्चा करेंगे सर। पर ग्लोबल से ही शुरुआत करते हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों का एक्शन रहा है और कल का जो रिबाउंड था, इतना स्ट्रॉन्ग रिबाउंड सर आपने एक्सपेक्ट करा था? और ये जो रिबाउंड हुआ है इससे मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, आपका क्या व्यू है इधर? दीप, कभी कभी अंदाजा सही निकल जाता है और कॉमन सेंस से, क्योंकि कल जब मैं आपको सुबह कह रहा था तो मैं यही कह रहा था कि हम कोई बहुत बड़े जानकार विशेषज्ञ अमेरिकी बाजारों के नहीं हैं, लेकिन कॉमन सेंस से लगता है कि अमेरिकी बाजार रिकवरी के लिए तैयार है। 6% से ज़्यादा का करेक्शन डाउ में, 10% से ज़्यादा का करेक्शन नेस्डेक में, मतलब कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम तेज़ी के मार्केट में, और तेज़ी के मार्केट में इतना करेक्शन हेल्दी करेक्शन होता है। टेस्ला का शेयर अगर 20-22% घट जाए, उसके बाद ऐसा थोड़ी कि टेस्ला बंद हो जाएगी, या फिर ऐसा थोड़ी कि 2 दिन पहले बहुत ही अच्छा शेयर था और 2 दिन में एकदम से ख़राब हो गया। तो कुछ कभी कभी क्या होता है, तेज़ी की तरफ भी एक्सेस हो जाते हैं तो करेक्शन आता है, कभी कभी मंदी की तरफ भी एक्सेस हो जाता है तो करेक्शन आता है। और शायद यही वजह थी कि ये एक कॉन्फिडेंस था कि 3 दिन लगातार गिरने के बाद अमेरिकी बाजार रिकवरी दिखा सकते हैं। अनडाउटेडली मैं ये फिर से कहूँगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि डाउ फ्यूचर्स अपने निचले स्तरों से 850 पॉइंट का एक मूव दे सकते हैं, या दिन के दौरान डाउ 600-650 पॉइंट बढ़ सकता है और 450 पॉइंट बंद हो सकता है ऊपर। मैं तो ये सोच रहा था 250-300 पॉइंट भी ऊपर बंद हो गया तो ये एक अच्छा होगा, लेकिन जिस तरह की तेजी अमेरिकी बाजारों ने दिखाई वो काबिल तारीफ है। और वो सबसे बड़ी बात भी है कि इसको पॉइंट्स में मत देखिए। कल की तेजी पॉइंट्स के लिहाज से भले ही बड़ी हो, लेकिन मेरे लिए पॉइंट से ज़्यादा क्वालिटी के लिहाज से बड़ी है। क्वालिटी क्या? क्वालिटी का मतलब ये कि ये मेरा जो कॉन्फिडेंस है या मेरा भरोसा है कि अमेरिकी बाजार तेजी के मार्केट में ही है, ये बढ़ा देता है। नहीं तो कल आप देखिए लगभग सब जगह ये आ रहा था कि नेस्डेक करेक्शन टेरिटरी में चला गया, यानी कि नेस्डेक में अब करेक्शन होगा, लेकिन 0.25% की तेजी एक ही दिन में अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी उछाल नेस्डेक में ये दिखाती है कि जी नहीं, तेजी करने वालों ने अभी अपना हाथ छोड़ा नहीं है। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कल हमने सुबह पकड़ी। देखिए मैं पिछले हफ्ते से लगातार डाउ और ग्लोबल मार्केट्स पे बहुत पैनी नज़र रख रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए हमने इस हफ्ते के पहले दिन सोमवार को वॉलेटिलिटी का डिस्कशन किया कि किस तरह से अमेरिकी बाजारों में वॉलेटिलिटी होती दिख रही है। और मैं बार बार कहता हूँ, लोग वॉलेटिलिटी को हमेशा नेगेटिव मानते हैं कि वॉलेटिलिटी का मतलब कमजोरी या गिरने का डर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल भी वॉलेटिलिटी थी कि किस तरह से कमजोर बाजार में एकदम से ऊपर की तेजी का एक्शन बना। तो ये वॉलेटिलिटी अगर आप सही पकड़ पाएं तो आपकी दोस्त है, और नहीं तो इससे बड़ा दुश्मन ट्रेडर्स के लिए कोई है नहीं। और इसी को अगर आपने सीख लिया, समझ लिया और दोस्त बना लिया, तो फिर मार्केट का टॉप बॉटम, छोटे मोटे जो इंट्राडे के करेक्शन या 2-3 दिनों के करेक्शन में ऊपर में बेचना, नीचे में लेना, ये आसानी से पकड़ सकते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जी बिजनेस के दर्शक शुक्रवार और सोमवार से ही सतर्क थे। हम लगातार आपको तेजी की पोजीशन कम करने की बात कर रहे थे। तो कल जब सब लोग पैनिक में थे दीप, तो फिर इसीलिए हमने एक ये कॉल लिया कि अब जब करेक्शन हो चुका है, निफ्टी जब अपने ऊपरी स्तरों से लगभग 600 पॉइंट यानी 6% के आसपास का करेक्शन दे चुका है, डाउ 6% का करेक्शन दे चुका है,
आप डाउ को उसी तरह से देखिए जैसा निफ्टी है, नेस्डेक की तरह बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी का करेक्शन 25,232 के हाई से 22,080 के आसपास का, यानी कि लगभग 3,100 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी दे चुकी है। तो बैंक निफ्टी में करेक्शन 10% का हुआ है, 10% से कुछ ज़्यादा का, 11-12% का जितना नेस्डेक में हुआ है। तो अब इतने करेक्शन के बाद एक रिकवरी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के आज ट्रेंड बदल गया, कल बॉटम बना दिया, वापस नहीं जाएंगे। सावधानी अभी भी ज़रूरी है, सतर्कता अभी भी ज़रूरी है, लेकिन हमें ये डिसाइड करना जरूरी है कि किन लेवल्स पर हमें सतर्क होना है और किस लेवल पर हमें पॉजिटिव या फिर थोड़ा बुलिश होना है या खरीदारी करनी है और शॉर्ट कवरिंग करनी है। तो टचवुड कल का दिन अच्छा था कि जहां एकदम एग्जैक्टली खुलते ही शॉर्ट कवर करने की जो बात थी और फ्रेश खरीदारी की बात थी वो ठीक होती दिखी। तो ओवरऑल ये जो ग्लोबल सिनेरियो है मेरे लिए आज सबसे बड़ा क्वालिटेटिव एडवांटेज जो मुझे मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से वो ये कि हम करेक्शन में नहीं जा रहे हैं। अमेरिका में हम करेक्शन में नहीं जा रहे हैं, डाउ में छोटा मोटा रनिंग करेक्शन जिसे मैं कहता हूं वो आया है और वो रनिंग करेक्शन पूरा होकर बाजार स्टेबल हो सकते हैं। ये अमेरिका से मैं संकेत पढ़ रहा हूं दीप, और इसीलिए मैंने आज ग्लोबल संकेतों को पॉजिटिव साइड पर रखा है। बिल्कुल अनिल जी, और इस कमेंट्री पर अगर मैं एक सवाल पूछ सकूं सर, आप शायद कहेंगे कि थोड़ा जल्दी ये सवाल पूछ रहा हूं, 3 दिन के मूवमेंट पर नहीं पूछना चाहिए, पर अगर जैसे आपने ये सेटअप बताया सर, तो ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है या फिर ये सेल ऑन रैली मार्केट है, किस तरफ बायस ज्यादा दिखता है आपको? अच्छा सवाल है, और दीप ये दोनों ही का मार्केट है। इसमें कोई ये रेंज बाउंड मार्केट है, ये रेंज बाउंड मार्केट है इस, और आपको रेंज को ट्रेड करना हर किसी के बस की बात नहीं। देखिए मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ 11,500, 11,600, 11,700 पर जब हम कह रहे थे कि हल्का करिए, ये बहुत मुश्किल कॉल है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि रेंज के और ट्रेड के विपरीत आप ऊपर में बेच पाएँ या नीचे में ले पाए आसान काम नहीं है। सालों की मेहनत और एक्सपीरियंस लगता है, और ये स्पेशली जब हम ये कहते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी भी दाव पर लगी होती है। लोग ये समझते हैं कि अब 11,600 पर अगर हम कह रहे हैं कि बेचिए हल्का हो जाए, लोगों को लगता है कि हमें तेजी पसंद नहीं है। अरे भाई पसंद नापसंद क्या होता है, मेरी पसंद के आगे अगर मेरी पसंद से मार्केट चलता तो अब तक निफ्टी 1 लाख होता, 10,000 पे थोड़ी होता, 11,000 पे थोड़ी होता। मेरी और आपकी पसंद से बाजार नहीं चलते हैं, बाजार को क्या पसंद है उस हिसाब से आपको और हमें चलना है। जहाँ लगता है हल्का होना है, होना ही पड़ेगा, और जहाँ लगता है कि अब मार्केट हल्के होकर, अब देखिए 1:20 का पुट कॉल रेशियो है, अब नहीं खरीदूंगा तो कब खरीदूंगा। आप डेटा देखिए ना, डेटा से सब कुछ मिलता है दीप। इसलिए आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब ये है कि दोनों तरह का मार्केट है। न मैं एकदम कोई कल हमने भले ही बाय कॉल दिया हो, कल भले ही हमने ये कहा हो कि शॉर्ट कवर कीजिए, यहाँ से बाउंस है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ओवर बुलिश हूँ कि बहुत तेज़ी से मार्केट भाग जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं आपको, जी नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से गिरेंगे, दोनों तरफ का मार्केट मिलेगा। लेकिन ये तो डे ट्रेडर्स के लिए है, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो कुछ हफ्तों के लिए पोजीशन बनाकर बैठे हैं, उनके लिए कुछ नहीं बदला है। उनके लिए जो बुलिश ट्रेंड वाला मार्केट है वो अब भी बरकरार है। और फिर से मैं आज यही कहूँगा दीप, मैं जानबूझ के 4-5 दिनों से आपको ये लाइन सुना रहा हूँ। 2 चीज़ें मैंने बहुत हाईलाइट की है। पहली चीज़, आप मिड कैप में रहिए, लार्ज कैप और स्मॉल, लार्ज कैप में रहिए, माफ़ कीजिएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप से निकल जाइए। आप देखिए डिस्ट्रक्शन कहाँ हुआ है, प्राइस डिस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हुआ है। लार्ज कैप अभी भी, चाहे वो रिलायंस बढ़ाए, टीसीएस बढ़ाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कौन बढ़ा रहा है, लेकिन निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी मजबूत है। निफ्टी में वो करेक्शन नहीं है जो बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी 10% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, 3,000 पॉइंट, 3,100 पॉइंट गया है, निफ्टी 600 पॉइंट मुश्किल से गया है। तो मेरे लिए सिंपल है, मुझे लार्ज कैप्स में रहना है, इंडेक्स में रहना है, और वो भी निफ्टी में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 25-25, 30-30% नीचे आ चुके हैं एक हफ्ते में, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि 25-30%। आप देखिए अभी भी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक हर रोज नीचे का सर्किट लगाते हैं। तो जहां वैल्यू डिस्ट्रक्शन होनी है वहां हम आपको पिछले हफ्ते से ही लगातार करेंगे, यहाँ से निकल जाइए, और अभी भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है वहां पर लेने की, अभी भी दिग्गजों में रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ और आज फिर से करता हूँ, जब तक 11,125, 11,175 की रेंज को निफ्टी नहीं तोड़ता है, तब तक आपको मंदी के मूड में बिल्कुल भी नहीं आना है। तब भी आपको न्यूट्रल होना है, पोजीशन को न्यूट्रल करना है 11,125, 11,175। इसलिए मैंने कहा कि 11,175 मेरे लिए क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है। अगर उसके नीचे बाजार बंद होगा तो मैं अपनी तेजी की पोजीशन कम करने की बात आपको कहूँगा। ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, डे ट्रेडर्स के लिए तो हर रोज आपको स्टॉप लॉस मिलता ही। और बैंक निफ्टी पर ये लेवल है 22,250 का, 22,250 से 22,450 नहीं, इसे ठीक कर लें। 22,250 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन को कम करना है, ये ध्यान में रखिए। तो इसलिए
ये आपको नीचे के लेवल ध्यान में रखने हैं। और डीप वापस से बता दूं, फुल फेज तेजी में आपको तब आना है जब 11,550 के ऊपर निफ्टी बंद हो जाए। किसी को मत पूछिए, जितना दिल आए, जितना मन करे उतनी तेजी कीजिए, वो फिर 11,800 12,000 निफ्टी को वापस ले जाएगा। और 23,500 के पार बैंक निफ्टी निकलकर क्लोज देना शुरू कर दें निर्णायक रूप से। किसी को मत पूछिए, आप 8 से 10% के मूव के लिए बैंक निफ्टी में वहां से तैयारी कर लिए, फिर 25,500 बैंक निफ्टी पहुंचेगा। तो लेवल्स मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, और तब तक आपके लिए दोनों ही जो आप कर सकते हो वो करें। बाय ऑन डिप्स का भी मार्केट है, सेल ऑन रैली का भी मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है। अगर आप दोनों कर सकते हैं आप महान हैं। अगर आप दोनों नहीं कर सकते, आशु मदान साहब को फॉलो करते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, ऊपर का इंतजार कीजिए। बाकी लोगों की तरह आप लॉन्ग करना चाहते हैं, अपने लेवल का इंतजार कीजिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। अमेरिका की एक दिन की तेजी से आपको पॉजिटिव होना है। याद रखिए, फिर से मैं रोज आजकल है ना एक एक लाइन को वो इन्वर्टेड कोमाज में अंडरलाइन करके और बोल्ड कर देता हूँ। वो ये, अमेरिकी बाजारों की तेजी से आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अभी भी कोई रिस्क खत्म नहीं हुई कि सीमा पर चीन का सीमा पर जो तनाव है वो खत्म हो गया हो, जी नहीं। अभी भी FIs की बिकवाली है। तो अभी भी 2 फैक्टर आपके लिए ऊपर ऐसे हैं जो आपको करेक्शन दे सकते हैं। इसलिए ओवर बुलिश नहीं होना है, ओवर बेरिश नहीं होना है, डरना नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब लापरवाह नहीं होना है। बस इतना ध्यान में रखिए दीप। बिल्कुल। और आज तो अहम बैठक भी है दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मॉस्को में, तो वहां पर भी सर नजर रहेगी। एक्सपायरी के सेटअप के बारे में भी सर आपसे बात करनी है और फंड फ्लोज के बारे में भी बात करनी है। तो पहले सर बताइए कि आज के संकेत आपको कैसे दिख रहे हैं, और फिर इन सब विषय पर भी टच करेंगे। आपने ग्लोबल तो समझा दिया, बाकी संकेत आज वीकली एक्सपायरी के दिन कैसे हैं? जी दीप, FIs के संकेत नेगेटिव साइड पर ही हैं अभी भी। घरेलू फंड्स के संकेत मैंने नेगेटिव से न्यूट्रल, नहीं न्यूट्रल कल ही कर दिए थे। हालांकि कल 650 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा था, फिर भी मैंने न्यूट्रल रखा और मैंने सही किया, क्योंकि कल फिर से 264 करोड़ की बिकवाली घरेलू फंड्स ने कर डाली, तो वहाँ पर आंकड़ा न्यूट्रल है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव हुए हैं। सेंटिमेंट कॉशियस से न्यूट्रल हुआ है। फर्क है, देखिए एक एक नोच में भी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता। सेंटिमेंट कॉशियस से न्यूट्रल, और ट्रेंड आपका पॉजिटिव था, है और अभी भी है, चिंता न करें। पहली लाइन में आपको बता ही चुका हूं, अपनी तेजी की पोजीशन आपको कब रिड्यूस करनी है। 11,150 के नीचे बंद हो या दिन के दौरान 11,100 के नीचे जाए तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है। 22,250 के नीचे आज बंद हो तो तेजी की पोजीशन कम करनी है। दिन के दौरान 22,000 के नीचे जाए तो तेजी की पोजीशन कम करनी है। ट्रेंड फिर से बुलिश हो जाएगा 11,550 और 23,500 के ऊपर। आज के दिन की जो सपोर्ट रेंज है वो 11,200 11,225 पहला सपोर्ट है। आई डोंट थिंक कि वो इजीली टूटने वाला है, पहले उस पर नजर रखिए। फिर भी एक्सपायरी का दिन है, ऑलवेज कीप द बिगर रेंज हैंडी, और वो है 11,125 से 11,175 स्ट्रॉन्ग बाय जोन। और डीप, ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन में आपको आज या कल नहीं बता रहा, आपने नोटिस किया होगा शुक्रवार से मैं आपको 11,175 के लेवल की बात बार बार कर रहा हूँ। शुक्रवार से मैं आपको कह रहा हूँ कि 11,175 के नीचे मूड बदलेगा, और आप देखिए कल कहाँ से बाजार घुमा है। निफ्टी ने एग्जैक्टली 11,185 का 10 पॉइंट ऊपर का लो बनाया और वहाँ से घूम गया। ये कमाल है डेटा का। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने कोई रॉकेट साइंस, अगर आप भी डेटा पढ़ेंगे, आप भी आपको एक्चुअली डेटा पढ़ने के लिए कई बार, अभी जैसे कल भी मैं बात कर रहा था कि मैंने कहा कि भाई मैं तो हमेशा नहीं रहूँगा आपके लिए मदद करने के लिए, आप खुद तैयार होइए, आप खुद सीखिए। तो कई लोगों ने मुझे बोला भाई कि भाई हम भी सीखना चाहते हैं, कोई ऐसा शो कीजिए या कैसे करें। सबसे पहले है ना, आप सीखना विकना और ये सब चीज़ बात की बात है। सबसे पहले अगर जब तक आपको, दीपिया आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी बहुत लंबी ज़िंदगी निकालनी है, तो आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से प्यार होना चाहिए। प्यार होना चाहिए। प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आपका दिल होना चाहिए। आप भाव देखें नहीं, भाव पढ़े नहीं, भाव को फील करें। यहाँ से अगर आप भाव को फील करते हैं, लेवल्स को फील करते हैं, तो आपके लिए एनालिसिस बहुत आसान है। मैं 11,111 के लेवल, लो लेवल को याद करता हूँ, 11,178 की क्लोजिंग को याद करता हूँ। हाँ, मुझे डेट याद नहीं है कि वो किस दिन था, लेकिन वहाँ से मैंने रिकवरी देखी और 11,794 तक मेरा निफ्टी का हाई लगा और 11,647 का मेरा क्लोजिंग हाई लगा। तो ये लेवल मुझे अब दिल में है, मुझे पढ़ने की कागज़ देखने की ज़रूरत नहीं। 25,232 का हाई बैंक निफ्टी का मेरे दिल में है, 24,500 के आसपास की हाईएस्ट क्लोजिंग मेरे दिल में।
आप वो करना शुरू करेंगे ना, फिर आपको एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, आप किसी के साथ दिल लगाते हैं ज़िंदगी बिताने के लिए, और अगर आपको पैसे कमाने आए हैं ज़िंदगी भर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से, तो उनके साथ दिल लगाइए, अपने आप बाकी का काम आसान हो जाएंगे। तो दीप, ये है आज के लिए आपकी रेंज। जो सपोर्ट जोन है वो 11,125 11,175 मजबूत है, 11,375 11,425 ऊपरी रेंज है, जहां पर अगर निफ्टी पहुंचता है तो प्रॉफिट बुकिंग करिए। आइए बैंक निफ्टी की भी आपको आज की सपोर्ट जोन दे दूं, 21,900 22,100 ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन है। 22,450 22,550 ऊपरी लेवल है पहला वाला, अगर इसके पार निकल कर टिके तो आग लगेगी। 22,650 22,850 के दर्शन होने की पूरी संभावना है। 22,550 के ऊपर आग लगने की संभावना है बैंक निफ्टी में। निकलना चाहिए, टिकना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रही आज की सपोर्ट रेंजेस और किस तरह से एक्शन बन सकता है। अगर स्पेशली डे सेटअप की बात करें तो छोटी बड़ी मीडियम रेंज कौन सी निकल कर आती है सर? 11,200 11,325 दिन की छोटी रेंज है दीप। 11,175 11,375 आज की मीडियम रेंज है। 11,125 11,425 ये 300 पॉइंट की रेंज है। ये आज के लिए बड़ी रेंज एक्सपायरी के लिहाज से मैंने आपको बड़ी रेंज दी है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ दीप कि मैं पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ, कल सुबह से हूँ, जबकि अमेरिका में 600 पॉइंट की गिरावट हुई थी। लेकिन 600 पॉइंट की गिरावट पे मैं डरा नहीं, और 450 पॉइंट की बढ़त पे मैं ओवर बुलिश नहीं हूँ। पॉजिटिव हूँ, ओवर बुलिश नहीं हूँ। कल कॉशियस था, नेगेटिव नहीं था, पेसिमिस्टिक नहीं था। आज पॉजिटिव हूँ, ओवर बुलिश नहीं हूँ। मैं बहुत ट्रेंड के और लेवल के साथ आपको बताना चाहता हूँ। तो एक एक लेवल पार करने चाहिए। मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूँ, ओवर बुलिश भी होऊंगा। मुझे 22,550 करवा के दे दो पार आप, तो मुझे वहाँ पर एकदम भयंकर कॉन्फिडेंस आएगा। एक्सपायरी का दिन है, मजा आएगा दीप, अगर 22,550 के ऊपर टिके तो आपको लेवल और डेटा सपोर्ट करते ना, तो फिर अंदर से बात निकल के आती है। ये एक सिंपल चीज़ है। तो ये आपकी छोटी रेंज निफ्टी की तीनों रेंज होगी। बैंक निफ्टी की रेंज दीप नोट करिए, 22,075 22,550 आज की छोटी रेंज, 22,000 22,550 माफ़ कीजिएगा 22,650 है दूसरी वाली रेंज, 22,650 मीडियम रेंज है। दोनों सेम कैसे हो सकती है? 22,550 छोटी है, इसको ठीक करिए। 22,650 मीडियम रेंज है। 21,900 से 22,750 ये हमारी लिए आज की बड़ी रेंज होगी बैंक निफ्टी पर। इस पर फोकस कीजिए। एफआईज की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशन 55% 4% घटकर आई है। देखिए, एफआईज के डेटा भी मैं किसी दिन आपको और विस्तार में बताऊंगा कि 55% जब एफआईज के नेट लॉन्ग हो तो आपको क्या मतलब निकालना है, और 75% नेट लॉन्ग हो तो क्या निकालना। ये किसी और दिन के लिए मैं ये चर्चा का विषय रखता हूँ। दीप याद रखिएगा, अगर किसी दिन आपको एफआईज के नेट लॉन्ग आंकड़ों में बहुत बड़ी बढ़त या बहुत बड़ी कमजोरी दिखे तो उस दिन मैं आपको विस्तार से डेटा में समझाऊंगा कि इन आंकड़ों को कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे जैसे मुझे याद आता है, मेरी जो बातचीत होती है ना आपके साथ या मेरे दर्शकों के साथ, नो एजेंडा टॉक है ये। जहाँ जो मेरे दिल में आता है मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो मैं उसमें क्या, अगर हम अगर फैमिली में बैठ के आपस में बात करते तो कौन सा के पूछा आज अपनी फैमिली मीटिंग है, आज इन बातों पे डिस्कस किया जाएगा, ऐसा थोड़ी कभी होता है, कभी नहीं होता। सेम मेरा आपके साथ वैसा ही रिलेशन है। मैं कोई एजेंडा मीटिंग कभी करता नहीं, ना अपने एक्सपर्ट्स के साथ करता हूँ, ना दीप के साथ करता हूँ, ना आपके साथ। जो मन में आया दीप पूछते हैं, जो मेरे मन में आया मैं बोलता हूँ। दिल से दिल की बात तभी दिल तक पहुँचती है। तो मैं एक दिन, लेकिन हाँ इसलिए रख रहा हूँ कि आज हमारे पास समय कम है, नहीं तो मैं एफआईज के डेटा पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग आइडिया दूंगा। बीच में इस बीच पुट कॉल रेशियो 1:20 पर आया, कंफर्टेबल है, इसीलिए मैंने इसे न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव साइड पर रखा है कि अब पोजीशन हल्की हो चुकी है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से। विक्स 2% नीचे, ये आपके लिए डेटा है दीप जी। बिल्कुल अनिल जी, और एफआईआईज के डेटा पर तो मेरे पास क्वेश्चंस तैयार है सर, तो किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। पर जो आप डेटा रीडिंग की बात करें तो स्पेशली जो आपने ग्लोबल डेटा की रीडिंग की बात करी, वहाँ का इम्पैक्ट हमने देखा है, और पिछले कुछ दिनों से अनिल जी बता भी रहे थे कि इस तरह से आप ग्लोबल मार्केट को पढ़िए और आपको वैसा ही रिएक्शन भी आता हुआ देखा। एक बार देख लेते हैं आपको क्या सलाह दी गई थी। इस हफ्ते अगले 1-2 दिन सेशन में अमेरिकी बाजार भी स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, इस हेल्दी करेक्शन का स्वागत करना चाहिए बजाय घबराने के। एकदम क्लियर कट राय है, 11,100 11,200 का सपोर्ट सबसे अहमियत वाला है। पिछली बार जो करेक्शन हुआ था, हम 11,178 उस वक्त का लोएस्ट क्लोजिंग था, वहां से आपको रिवर्स करना है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए और किसी भी सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप 11,100 11,200 को तोड़ेंगे। बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है। खरीदारी की रेंज 22,000 22,150 है।
ऊपर के टारगेट जो बनेंगे दीप वो है 22,300, 22,450, 22,550। बैंक निफ्टी 22,300 टच कर चुका है, तो पहला टारगेट हमारा जो बैंक निफ्टी पर स्पॉट लेवल पर 22,300 का था वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये तो आपको सटीक स्ट्रैटेजी बताई गई थी ग्लोबल डेटा पढ़ के कि आपको मार्केट्स पर कैसा रिएक्शन आता है दिख रहा है, और 4 दिनों का कॉन्फिडेंस का आप देख भी रहे हैं कि मूवमेंट वैसा का वैसा ही हुआ है। अब सर बताइए कि एग्जिस्टिंग पोजीशंस का क्या करना चाहिए। कल तो आपकी बैंक निफ्टी की कॉल भी सुपर हिट थी, अगर कल किसी ने अभी भी वो कैरी फॉरवर्ड करी है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? दीप क्लोजिंग बेसिस पे 11,175 का स्टॉप लॉस रखिए, और इंट्राडे में रखना है तो 11,111 आता है तो मैं 11,100 ब्रॉडली मान लें, लेकिन मैंने एक ही दिया। मुझे लगता नहीं कि ये 11,175 भी टूटना चाहिए। कल 11,185 से घूम गए और कल जितना खराब माहौल तो आज है नहीं, तो होना तो नहीं चाहिए। तो 11,175 एक बार क्लोजिंग बेसिस पे रख लीजिए। 22,000 बैंक निफ्टी पर रख लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। देखिए ईमानदारी की बात है कि बैंक निफ्टी ने 4 दिन से लगातार क्लोजिंग बेसिस पर अपना जो स्टॉप लॉस है उसे तोड़ा है। कल भी बैंक निफ्टी का 22,650 के नीचे का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस है वो टूटा है। तो अगर वैसे तो कायदे से आपकी बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन होनी नहीं चाहिए पहले की है तो, लेकिन अगर आपने कल बनाई है, जब कल हमने आपको 2:30 बजे बैंक निफ्टी में बाय कॉल दिया था, तब अगर आपने बनाई है तो आपको स्टॉप लॉस अभी 22,000 का रखना है। बाद में मैं आपका 22,075 करवा दूंगा, और आगे अगर बढ़ जाता है बैंक निफ्टी, पहला टारगेट तो कल ही आ गया था, अगर आपने कल ही बुक किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आगे मैं आपको बैंक निफ्टी में फिर आपको स्टॉप लॉस आगे रिवाइज करवा दूंगा। तो फिलहाल 22,000 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इंट्राडे भी क्लोजिंग बेसिस पर। शॉर्ट पोजीशन आपकी है तो आपका स्टॉप लॉस 11,375 का होना चाहिए अब इंट्राडे और क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 23,000 का। एक काम और कर सकते हैं निफ्टी में, अगर जो लोग ऊपर में शॉर्ट करके बैठे हैं, ऊपर से मेरा मतलब है कि 11,300 या इसके आसपास नहीं, जिन्होंने 11,400 प्लस में शॉर्ट किया हुआ है, वो आप 11,425 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस में भी कला यही है कि आपने किस लेवल पर शॉर्ट किया, उस हिसाब से भी स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर से। लेकिन क्या होता है कि वो होता है ना कि भाई हमारा हिसाब किताब कैसा है कि जैसे वो अखबार में या सुबह सुबह है ना, वो ज्योतिष नहीं होते जो बताते हैं कि भाई आज इस राशि के लिए ये भाग्य है, वो अब मतलब उसमें राशि में राम और रावण दोनों की राशि एक ही थी, एक ही नाम था, एक ही से शुरू हो रहा है, लेकिन वो दोनों के लिए सेम नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारी जो कमेंट्री है वो सबके लिए सेम है, लेकिन अगर आपकी पोजीशन कुछ अलग तरह की, कुछ अलग लेवल्स की, तो आपको उस हिसाब से अपना दिमाग भी लगाकर थोड़ा सा समझकर अपने स्टॉप लॉस को रखना है। अगर किसी ने 11,450, 11,500 में बेचा है तो वो स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर भी रख सकता है, और किसी ने 11,250 में बेचा है तो उसे 11,375 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है। उसके लिए तो 11,300 पार होते ही स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना है। कल का हाई निकला, खत्म, मुझे 50 पॉइंट से ज़्यादा नुकसान ही नहीं रखना है। तो ये चीज़ है ना, मैं इंडिविजुअली तो सबको बता भी नहीं सकता, सिखा भी नहीं सकता, तो इसलिए आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से कुछ लेवल्स, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिए। और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस 23,000 का है। जी दीप। बिल्कुल, तो अपनी समझ के हिसाब से स्टॉप लॉस को मूव करिए, पर आपको डायरेक्शन मार्केट की क्लियरली दे दी गई है। नई पोजीशंस अगर आज बनानी हो तो क्या सलाह देंगे सर? देखिए अभी मैं आपको 11,000 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, सॉरी 11,100 का, और बाद में ये स्टॉप लॉस 11,175 भी हो जाएगा और भी रिवाइज होगा। खरीदिए निफ्टी 11,300, 325, 375, 425। बेसिकली दीप हर 25-25 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है ऊपर में, और हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट भी है। तो आप धीमे धीमे ऐसा करिए, खरीदने के बाद अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लाते रहिए और होल्ड करिए 11,425 तक के टारगेट के लिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 11,375, 11,425 की रेंज में शॉर्ट करने का सोच सकते हैं। जितना 11,425 के नज़दीक बेचेंगे उतना आपके लिए अच्छा है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से। 11,500 क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस, 11,325, 11,300, 275, 250, सेम वही कह रहा हूँ ना, हर 25 पॉइंट पर रुकावट है, हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट है, ये आपके लिए। बैंक निफ्टी की फ्रेश पोजीशन अभी 22,000 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस खुलने पर 9:08 में 22,075 का कल के लो का हो जाएगा, और हो सकता है थोड़ा और ऊपर का हो जाए। कल की आपकी तेजी की पोजीशन है, तो आप आज सुबह गैप मिलता है बड़ा तो प्रॉफिट बुक करिए। देखिए बात करते करते कॉन्फिडेंस एसजेएक्स निफ्टी को भी आ रहा है, सुनकर 20-25 पॉइंट ऊपर हो गया है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए लाइफ में, और जहाँ सावधान रहना है वहाँ सावधान भी। तो 22,450, 22,550, 22,650, 750 इवेंचुअली देखिए अगर मार्केट रिकवर होकर जाता है तो देखिए ये इस रिकवरी में आप 23,000 तक की बैंक निफ्टी देख सकते हैं।
अगर ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट दे दिया और चीन पर तनाव नहीं बढ़ा तो 23,000 तो आ जाएगा। दो कंडीशन है, एफआईज की बिकवाली से मुझे उतना डर नहीं है, मुझे डर है ना दो चीज़ से कि देखिए ग्लोबल मार्केट और चीन ये दोनों स्टेबल रहने चाहिए। जैसा अभी कल से आज का दिन आराम से निकल गया, कोई अच्छी खबर भी नहीं आई तो कोई बुरी खबर भी नहीं आई। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बॉर्डर से अच्छी खबर ये आई कि ब्रिगेड लेवल पर कल बातचीत हुई है, आज विदेश मंत्री मिल रहे हैं। अच्छा, और कोई सीमा पर जमाव बढ़ा हो दोनों देशों की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों देशों की आर्मी ने या दोनों देशों के मीडिया ने भी, आर्मी तो छोड़िए, आर्मी तो जब लड़ती तब लड़ती, मीडिया वाले पहले ही लड़ लेते दोनों देशों के, रोज़ सुबह शाम युद्ध करवा दे बस चले तो, सुबह युद्ध यहाँ पर और शाम को पाकिस्तान, दोनों से सुबह शाम वो झगड़े हो जाए, वैसा वाला मामला है। तो कम से कम मीडिया ने भी कोई ऐसी खबरें नहीं डाली कि इधर तनाव बढ़ रहा है उधर तनाव बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है कि बॉर्डर पर बड़े दिनों बाद कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़े, स्टेटस को है, हल्का सा पॉजिटिव साइड पर ही है। तो आपको बॉर्डर पे और अमेरिका पे इन दो चीज़ों पे नज़र रखनी है। और अगर इन दो चीज़ों से मैं आपको ये बता दूं कि अच्छा ना भी आए, चलिए अच्छा नहीं आ रहा कुछ भी, ख़राब नहीं आए तब भी हम बढ़ जाएंगे। और अगर अच्छा आ गया तो आपको देखो निफ्टी में फिर 11,450 11,500 तक की रिकवरी मिलेगी निफ्टी में, और 22,850 से 23,000 तक की रिकवरी मिलेगी बैंक निफ्टी में। ये लिख के रख लीजिए, 22,850 23,000 ये बैंक निफ्टी की रिकवरी होनी है, और 11,450 11,500 ये निफ्टी की रिकवरी होनी है। ये आप ध्यान में रखिए। जी दीप, शॉर्ट का मैंने बता दिया या नहीं बताया? बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं आप 22,650 22,750 की रेंज में, 22,900 का स्टॉप लॉस है, 22,550 450 और 300 इन 3 टारगेट के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो बाजार वैसे तो गर्मी के लिए तैयार हैं, देखते हैं अगर न्यूज़ फ्लो भी सपोर्ट करता है तो आज अच्छी तेज़ी आपको आते हुए दिख सकती है। सर साथ के साथ स्टॉक्स बैन में है, कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, कोई फ्रेश एग्जिट नहीं है, पर जो डेटा है उसके बारे में मैं विस्तार में जानना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि वैसे एफआईज की बिकवाली से घबराना नहीं चाहिए, पर अगर कैश में 4 दिन में लगभग 4,000 करोड़ बेचे हैं तो उसका क्या मतलब निकालना चाहिए सर? हाँ दीप, मैं एफआईज के डेटा बताऊँ उससे पहले एक चीज़ देखिए, मैं है ना, मैं जो अलर्ट लोग हैं ना, पॉजिटिव अलर्ट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ये देने वाले लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। अभी देखो मैंने एक ट्वीट पढ़ लिया आपसे, आप जब तक सवाल पूछ रहे थे, मयूर मालपानी है हमारे दर्शक, मैं नहीं जानता कौन है लेकिन मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ उनका, और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि आज मोरेटोरियम वाले मामले में सुनवाई है, क्या उसका बैंक निफ्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें देखिए, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, मैं कभी कहता हूँ कि हम हमारे दर्शकों से सीखते हैं, तो इसका मतलब मैं ऐसे खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कहता। अच्छा, मुझे जो नहीं लगता है तो मैं कहूँगा भी नहीं कि मैं आपसे सीखता हूँ, लेकिन हमारे दर्शक भी उतने ही जागरूक हैं और होने चाहिए जितने हम हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि ये पॉइंट मेरे डिस्कशन में आना चाहिए, नहीं आया मैं बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये कि ज़्यादा संभावना अभी तक ऐसी है कि आज शायद डिसीजन ना आए। डिसीजन आएगा तो डेफिनेटली ये बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और अगर डिसीजन ना भी आए और अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी किसी भी तरह के ऑब्जर्वेशंस अगर उस पर आते हैं तो 100% मालपानी साहब का जो ऑब्जर्वेशन है कि क्या मॉरेटोरियम वाले मामले का बैंक निफ्टी पर असर पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। और अगर ये मेरी कमेंट्री में नहीं आया तो ये मिस हुआ है, तो बिल्कुल आपके अलर्ट करते ही मैंने इसको शामिल कर लिया। तो 10:30 बजे से कोर्ट में सुनवाई है। अब एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसे संभावना कम है कि आज का आज फैसला आ जाए, लेकिन आ भी सकता है फैसला ना भी आए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव आए तो उस पर भी थोड़ा एक्शन हो सकता है। तो ये एक चीज़ है जिस पर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब मैं आपको बता दूँ डेटा के बारे में जो आप पूछ रहे हैं। डेटा के मामले में दीप ऐसा है कि एफआईज की तरफ से 960 करोड़ की बिकवाली हुई है, कैश मार्केट में लगातार चौथा दिन है, और 725 करोड़ के इंडेक्स भी बेचे हैं। तो ये इंडेक्स बेचना और इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन कम होना, इंडेक्स जो बेचे हैं इनमें एक तो उन्होंने शॉर्ट भी बनाई है और लॉन्ग पोजीशन जो थी वो भी कम की है, तो दोनों से नुकसान हुआ है, और 725 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आया, तो ये आंकड़ा भी नेगेटिव है। अब 190 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स हल्की सी उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है। 1400 करोड़ की बड़ी खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में है, लेकिन मैं यहाँ पर निराश हूँ। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा खरीदा है उन्होंने सबसे ज़्यादा इंडेक्स में अगर कहीं ट्रेड किया है तो वो पुट ऑप्शन खरीदा है। पुट ऑप्शन खरीदना मुझे कोई पसंद नहीं आता। पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब है कि एफआईज हेज ही कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा भी नेगेटिव साइड पर ही है आपका जो एफआईज की तरफ से आया। दीप, अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़े। एफआईज ने तो 4% नेट लॉन्ग घटाई है, प्रीमियम ज़बरदस्त है, 29 पॉइंट की प्रीमियम निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट की प्रीमियम। तेजी करने वाले ट्रेडर्स कमाए कैसे है? इतनी भारी प्रीमियम देकर अगर आप फ्यूचर खरीदेंगे तो बहुत मुश्किल है कमाना। 11,200 इमीडिएट सपोर्ट है, 27 लाख शेयर पुट में है जो आज की एक्सपायरी है।
और 11,300 हल्की रुकावट का या यूँ कहें रस्सा कशी वाला लेवल है 11,300। 17 लाख शेयर पुट में और 25 लाख शेयर कॉल्स में, उसमें से 13 लाख शेयर दीप कल जुड़े हैं। ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा है वायदा कारोबार में आज का सबसे ज़्यादा। कल के कॉल राइटर्स 13 लाख शेयर हैं 11,300 पर, और आज आप 11,300 के ऊपर खुलकर अगर टिकते हैं तो ये कमज़ोर शॉर्ट्स हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ किस लेवल के शॉर्ट है वो भी पता होना चाहिए। जिन्होंने 11,300 पे कॉल शॉर्ट किया वो ये सोच के बैठे कि 11,200 250 या इसके नीचे एक्सपायरी होगी। अगर 11,300 के ऊपर निकल कर 11,325 के ऊपर स्पेशली अगर निफ्टी टिक जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आपको अच्छी आती दिखेगी, जो 11,375 11,425 की रेंज में निफ्टी को ले जा सकती है। बैंक निफ्टी 22,000 नहीं टूटेगा आसानी से, मुझे कॉन्फिडेंस है डेटा को देखकर। खबर का मुझे नहीं पता, मोरेटोरियम या फिर और कोई खबर, लेकिन डेटा ये कह रहा है कि 22,000 नहीं टूटेगा। 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है पुट में, आराम से होल्ड होना चाहिए। 22,500 पार करने के बाद आग लगेगी। क्यों? क्योंकि 22,500 में 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, और उसमें से 8 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। ये कमज़ोर शॉर्ट्स हैं नीचे के 22,500 या इसके नीचे के। अगर 22,550 के ऊपर टिक जाते हैं तो ये जो शॉर्ट कवरिंग आएगी 9 लाख शेयरों की, ये बैंक निफ्टी को 150 से 250 पॉइंट ऊपर खींच के ले जाएगी, ये मानकर चलिए। 23,000 पार नहीं होगा, ये फुल कॉन्फिडेंस रखिए। 14 लाख शेयर कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो बहुत क्लियर कट है बैंक निफ्टी की रेंज 22,000 23,000 22,500 के ऊपर आतिशबाजी, और तब तक नहीं तो फिर 22,000 22,500 की रेंज में हम ट्रेड करेंगे। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो सेटअप बढ़िया लग रहा है। देखते हैं कि आज किस तरह का एक्शन आता है। आज स्पेशल डे भी है आपके लिए, क्योंकि अनिल जी से अब आपको मिलने वाला है आज का स्टॉक ऑफ द डे। अनिल जी, लंबे समय बाद स्टॉक ऑफ द डे, बताइए सर, कोई खास रिकमेंडेशन है आज के लिए? हाँ, आज है दीप लंबे समय बाद, और वो है आज आपके लिए वेदांता के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। कल बीएसई पर वेदांता ने नोटिस दिया है। 15 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है और उसमें नतीजों पर तो विचार किया ही जाएगा, लेकिन संभावना इस बात की भी बन सकती है डीलिस्टिंग वाले मामले में भी कुछ आगे बात बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए, डीलिस्टिंग पर अब प्राइस डिसाइड करके कंपनी को आगे बढ़ना है डीलिस्टिंग वाले मामले में, तो बोर्ड बैठक भली इसके लिए है, लेकिन मुझे लगता है डीलिस्टिंग के लिहाज से ये बोर्ड बैठक ज़्यादा अहमियत वाली हो जाती है। वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी के साथ मेटल्स तो आज मजबूत होने ही हैं, सारे मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आएगी भी, और इस लिहाज से मुझे लगता है कि वेदांता ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जो आज यहाँ से तेज़ी दिखाए। 126 127 की रेंज में स्टॉप लॉस लगाइए। फ्यूचर्स का लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, ऊपर में 133 135 छोटा टारगेट है, और 15 तारीख तक के टारगेट के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तो 140 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए होल्ड करें। अपना स्टॉप लॉस आप ऊपर की तरफ सरकाते चले। तो बड़े दिनों बाद आज मैं वेदांता आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल अनिल जी, तो वेदांता पर नजर रहेगी। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन स्टॉक में बनता है। खरीदारी की राय है आपके लिए। चलिए, और कौन से स्टॉक्स है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए वो बता देते हैं। हमारी रिसर्च टीम तैयार है। पूजा, संदीप और साथ ही मानसी हैं हमारे साथ। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत नतीजों से कर लेते हैं। आज कैश सेगमेंट में वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, प्रैक्सिस होम रिटेल, जय भारत मारुति, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, एचएआई, हिंदुस्तान कॉपर जैसे समेत काफ़ी सारे नतीजे आने वाले हैं कैश सेगमेंट से, तो यहाँ पर नजर रखिए। और थोड़ी देर पहले बात हुई थी लोन मॉरिटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी 10:30 बजे, और इसके अलावा ट्राई वर्सेस वोडाफोन आइडिया मामले पर भी अगली सुनवाई होगी ट्रिब्यूनल में। तो इन तीनों ट्रिगर्स पर हमारी नजर रहेगी। नतीजों में कल इंडिया बुल्स वेंचर्स ने अपने नतीजे घोषित किए। नंबर्स कमजोर हैं। बिक्री में 45% की गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफा भी करीब 90% घटा है कंपनी का। और इसके अलावा श्रीराम ईपीसी लिमिटेड के भी नंबर्स आए हैं। मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। पिछले साल के 6 करोड़ के प्रॉफिट के सामने इस बार 30 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है, और बिक्री में भी दबाव देखने को मिला है। तो नंबर्स दोनों के ही कमजोर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट से भी कुछ अपडेट्स हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ का जो अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। आईपीओ कल कुल 151 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। रिटेल हिस्सा करीब 71 गुना और क्यूआईबी हिस्सा 77 गुना सब्सक्राइब यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा रूट मोबाइल आईपीओ, पहले दिन आईपीओ करीब 1 गुना सब्सक्राइब हुआ। यहाँ पर अगर हम आपको रिटेल सब्सक्रिप्शन बताएं तो 1.83 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। आज आईपीओ का दूसरा दिन है और 11 सितंबर को आखिरी दिन होगा। प्राइस बैंड जो है वो 345 से 350 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है।
बिल्कुल, तो आईपीओ मार्केट में तो बढ़िया एक्शन है, पर कुछ और फंड रेजिंग एक्टिविटी भी चल रही है जिसकी वजह से कुछ और स्टॉक्स भी फोकस में आए हैं। लिस्ट संदीप के पास है। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले ओएफएस का अपडेट आपको देते हैं। भारत डायनामिक्स का ओएफएस कल बंद हुआ। आपको बता दें कुल जो 15% हिस्से के लिए उन्होंने ओएफएस लॉन्च किया था सरकार ने, उसको 76% रिस्पांस मिला, 76% ये सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि 10% का जो बेस ऑफर था वो तो पूरा भर गया, लेकिन 5% का जो ग्रीन शू ऑप्शन था उसको ठंडा रिस्पांस मिला है, क्योंकि 20 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट होने के बावजूद भी आप देखें जो रिटेल बुक है वो केवल 61% ही सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। नॉन रिटेल जो कि परसों खुला था वहां पे हमने देखा था 1.4 टाइम्स बुक बनती हुई दिखी थी। 330 रुपए का इशू प्राइस था और इस ओएफएस में एलआईसी ने करीब 8.25% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है और इसके जरिए अब उनकी जो हिस्सेदारी है टोटल कंपनी में बढ़कर 10.5% के आसपास पहुंचती हुई दिखी है। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने क्यूआईपी लॉन्च किया है कल, 735 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं। 206 रुपए 70 पैसे इसका फ्लोर प्राइस तय किया गया। इंटरेस्टिंग है ये प्राइसिंग, क्योंकि कल की क्लोजिंग आप देखें 201 रुपए के आसपास के, तो फ्लोर प्राइस प्रीमियम पे है कल की क्लोजिंग के मुकाबले। लेकिन हाँ, कंपनी ने इंडिकेट किया कि हो सकता है कि 5% डिस्काउंट ये बाद में उसको कंसिडर करे। 14 सितंबर को फाइनल प्राइसिंग के ऊपर विचार होगा। ऑकनॉर्थ बैंक में भी ये कंपनी अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचना चाहती है। तो दो खबरें हैं आज इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। सिंजीन पे नजर रखिएगा। इनकी जो कोविड-19 टेस्ट किट है एलिसा नाम की, उसको आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मंजूरी मिल गई है। अब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इससे जब मंजूरी मिलेगी तब ये किट लॉन्च होती हुई दिखेगी। कुछ फंड एक्शन की अगर आप बात करें तो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कल 9.25 लाख शेयर करीब इस कंपनी के एक्वायर करे हैं 215 रुपए के भाव पर। इनसाइडर ट्रेड्स में देखें तो कल भी दो नाम शामिल थे, आज भी हैं। ट्राइडेंट में इनके प्रमोटर है ट्राइडेंट कैपिटल, उन्होंने 18 लाख शेयर्स 8 सितंबर को खरीदे हैं। और एलेम्बिक फार्मा इनके प्रमोटर एंटिटी है उदय एजुकेशनल सोसाइटी। कल भी खबर थी कि शेयर बेचे गए हैं और आज भी आप देखिए 7 से 8 सितंबर के बीच में 2 लाख शेयर और बेचने की खबरें निकल के सामने आई हैं। ओके, भरपूर फंड एक्शन है, प्रमोटर ट्रेड्स हैं और साथ ही फंड रेजिंग पर भी काफी सारे स्टॉक्स फोकस में हैं। आइए जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए रिलायंस पर 5 रिपोर्ट्स आई है। शुरुआत सीएलएसए से करते हैं। आउट परफॉर्म रेटिंग ये दे रहे हैं, लक्ष्य 2250 पर उन्होंने बरकरार रखे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली की राय ओवरवेट की रेटिंग ये दे रहे हैं, लक्ष्य 2247 के हैं। सिटी रिलायंस पर रेटिंग दे रहे हैं न्यूट्रल की, लक्ष्य 2250 के। वहीं क्रेडिट स्विस की भी न्यूट्रल रेटिंग है, लक्ष्य यहाँ पर 1980 के इन्होंने दिए हैं। साथ ही एचएसबीसी ने अपनी होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है, यहाँ पर लक्ष्य जो है 2020 के इन्होंने बरकरार रखे हैं। मारुति पर सिटी की रिपोर्ट आई है और सिटी को लगता है कि सेक्टर में ये टॉप पिक है। खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है, हालांकि लक्ष्य जो है बढ़ा दिया है, 6700 से बढ़ाकर 8350 इन्होंने कर दिया है। एचयूएल पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, बेहतर एग्जीक्यूशन के चलते इन्हें ये पिक पसंद है। आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, 2525 के ये लक्ष्य बता रहे हैं। टाटा स्टील पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य 580 की। वहीं औरोबिंदो फार्मा की अगर बात करें, यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट ओवरवेट रेटिंग की है और लक्ष्य जो है 950 पर इन्होंने बरकरार रखे हैं। टोरेंट फार्मा पर सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है, लक्ष्य 2950 के हैं। वहीं कजारिया सिरेमिक्स पर जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय ये दे रहे हैं, लक्ष्य 550 के। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आपको रखना है फोकस आज के सेशन में। करते हैं आज के सेशन की शुरुआत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए करते हैं शुभ शुरुआत वागले साहब के साथ। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे रिलायंस है। कल जाते जाते भी मैंने कहा था मुझे इसमें स्ट्रेंथ दिखती है। 2169 का क्लोज है, 2142 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में एक 3 से 4% की मूव ये दे सकता है। 2250 का मेरा टारगेट होगा। 2250 तो फिर निफ्टी क्या हो जाएगा वागले साहब? निफ्टी का भी लेवल दे दो फिर अगर ऐसा है तो। नहीं, ये निफ्टी का तो लेवल अनिल जी आपने दिया है। मुझे लगता है निफ्टी का बॉटम बन गया फॉर द शॉर्ट टर्म। 11,450 तक तो निफ्टी जाना चाहिए।
क्या बात है, बिल्कुल 11,450 11,500 ये निफ्टी का एक पुलअप हो सकता है। और अगर वागले साहब ने जिस तरह से कहा रिलायंस ने साथ दे दिया तो कहना ही क्या। ओके, विकास जी हमेशा लेफ्ट आउट फीलिंग में रहते हैं। विकास जी सोचते हैं सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का नंबर आएगा, उसके बाद अनिल जी मेरे पास आएंगे, फिर पूछेंगे मेरी पिक कौन सी है। नहीं विकास जी, हमेशा ऐसा नहीं होता। आज आप पहले देंगे, बताइए सर पिक्स ऑफ द डे। अरे गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी मेरी आवाज इको हो रही है, मेरी आवाज इको हो रही है, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। देखिए मतलब ये तो ऐसा है ना कि मतलब आप अपनी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं, इससे बढ़िया क्या बात है। लेकिन फिर भी आपका ऑडियो चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए, हो चुका है, बताइए सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए कल आज एक तो मेरे शर्ट का कलर देख के आपको मालूम पड़ गया होगा कि मेरा तो बिल्कुल मूड तेजी का है। बाजार मुझे एक बिल्कुल रिकवरी के लिए तैयार लग रहा है। और जो कल दोपहर को मैं 3 बजे के सेगमेंट में जुड़ा था, तब निफ्टी में जो एक शार्प रिवर्सल नीचे के लेवल से जो 130-40 पॉइंट नीचे था और वहां से मेरे बात करते समय करीबन 50 पॉइंट ही रह गया था, तब मेरा यह मानना था कि एक अच्छा खासा रिवर्सल होना चाहिए। और बाद में आधे घंटे में निफ्टी पॉजिटिव भी हो गया। मुझे लगता है आज जिस तरह के इंटरनेशनल क्यूज है, मूड माहौल है, प्लस पिछले 3-4 दिनों की मंदी के बाद बाजार में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। और जैसे वागले जी ने कहा, मुझे लगता है रिलायंस वुड लीड दैट। तो आज का जो मेरे स्टॉक्स है उसमें पहले तो 2 स्टॉक तो कल दोपहर को ही मैंने दे दिए थे। F&O स्पेस के आपके रिक्वेस्ट पे मैंने कल दोपहर को 3 बजे 2 स्टॉक दिए थे, वेदांता और हीरो मोटोकॉर्प। वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और आज आपको भी धन्यवाद, आपने पिक ऑफ द डे भी वेदांता पिक किया, तो फिर तो आज स्टॉक बिल्कुल चलना ही है। तो ये दोनों स्टॉक तो अच्छे लगते ही हैं। इसके अलावा जो आज की फ्रेश पिक है उसमें पिक ऑफ द डे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में था, स्टॉक फोकस में रहेगा इंडिया बुल्स हाउसिंग। हालांकि F&O के बैन में है, बट ट्रेडर निवेशक कैश मार्केट में इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आज ही इसका टारगेट मुझे 210 पहला टारगेट और 215 का दूसरा टारगेट लगता है, जिस तरह के QIP के प्राइस है। और मुझे लगता है आज ये जो NBFCs और बैंकिंग वाला सेक्टर भी अच्छा करना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटानिया आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है जिस तरह से कल हमने प्रधानमंत्री जी का एक अनाउंसमेंट सुना कि फूड प्रोसेसिंग या रेडी टू ईट फूड की जो सेगमेंट है उसको एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, तो उसका फायदा ब्रिटानिया, नेस्ले जैसी कंपनी को जो कि F&O में ट्रेड करते हैं उनको तो होना ही है। इसके साथ साथ कैश मार्केट की कंपनी, जैसे कुछ दिन पहले मालामाल वीकली में आपने DFM फूड्स का जिक्र किया था या रेकमेंड करा था, ADF फूड्स, पराग मिल्क फूड्स, इन सब स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी लग रही है, वो होनी चाहिए आज। और फाइनली रिलायंस, जो कि वागले जी ने भी रेकमेंड किया है, मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है। मुझे लगता है आज 2200 रुपए के तो डेफिनेटली लेवल्स ये रिलायंस में आज देखने को मिल जाएंगे हमको। आज सेठी साहब को पूरा दिल खोलकर बोलने का मौका मिला, सारे स्टॉक्स भी बोले और सारे रीजन्स भी आराम से बोल रहे, नहीं तो लास्ट में रह जाते हैं तो मौका पूरा मिलता नहीं। लेकिन वैसे आपका मुकाबला जो ग्रीन शर्ट की आप बात कर रहे हैं, आपका मुकाबला मुझसे नहीं है, आपका मुकाबला दीप से है। दीप बहुत डार्क ग्रीन में है, तो वहाँ पर आपको मुकाबला करना है उनके साथ। वो आपसे भी ज़्यादा तेज़ी में है आज। आइए, लेकिन मेरा फेवरेट है ब्लू, और आज ब्लू में वागले साहब के अलावा किरण जी भी हैं और साथ ही कुणाल जी भी। तो किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा भी पिक वागले जी और सेठी साहब के मैच होता है। मेरा भी पिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है, पर मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है। 2130 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 2220 2230 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस करना चाहिए। 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा ये। चलिए, तो किरण जी को भी पसंद है। ओके, आइए कुणाल जी आपकी पसंद का शेयर बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, शर्ट की चर्चा हो रही है, तो इससे पहले कि बंसल जी टिप्पणी करें मैं ही कर देता हूं। आपकी शर्ट का कलर तो अनिल जी आज जो राफेल विमान सेना में शामिल होने जा रहे हैं उससे मेल खाता है, तो मुझे लगता है अनिल जी उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। हाँ ये सारे बिल्कुल, मैं और काफ़ी हद तक बंसल जी, हम दोनों तो सेम है। और हमारे इस कलर की जो फैमिली उसके बहुत नज़दीक राजेश जी और सुमित जी भी है, तो पूरा HUF है जो हम एक जैसे दिख रहे हैं। तो बढ़िया, आज से भारतीय वायुसेना में राफेल विमान शामिल हो रहे हैं, ये एक गौरव की बात है। बिल्कुल कुणाल जी, अच्छी बातें याद दिलाते रहना, वो बहुत बढ़िया लगता है, तो थोड़ा दिल खुश हो जाता है। तो बहुत शुभ शुरुआत की है। बताइए सर अब आपका स्टॉक।
अनिल जी देखिए, आज एक कमाल का चार्ट हाथ लगा है। ये जो स्टॉक है ये धीरे धीरे करके लगातार नए हाइस बना रहा है। बहुत ही बेहतरीन चार्ट है और इसमें कल के ट्रेड में एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आया, तो आज मैंने इसको पिक ऑफ द डे में शामिल किया है। स्टॉक का नाम है टोरेंट फार्मा, जिसमें कल एक ब्रेकआउट आते हुए देखा और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है आउट परफॉर्म करेगा बाकी सभी फार्मा काउंटर्स को। इन स्तरों पर बाय करके चलना है। मेरा स्टॉप लॉस जो है 2750 पर 2750 रुपए पर स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 2925 रुपए का और दूसरा 3000 रुपए का टारगेट है, जिसके लिए टोरेंट फार्मा में मेरी खरीदारी की राय। ओके, टोरेंट फार्मा यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और अभी अभी टोरेंट फार्मा में आपने देखा भी कि एक बढ़िया रिपोर्ट भी आई है और वो रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से। 2950 के टारगेट के लिए सिटी ने कहा है यहाँ पर टोरेंट फार्मा पर अपनी रिपोर्ट 2950 यानी कि लगभग 150 रुपये की तेजी का टारगेट सिटी का ऊपर का है इन्वेस्टर्स के लिए। आइए बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी माफी चाहता हूँ, थोड़ा देर से जुड़ा हूँ। मैंने दूसरे कलर की शर्ट पहनी थी अनिल जी। सुबह सुबह टीवी पर आपको और दीपांशु को सेम टू सेम कलर में देखा, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ कारण होगा, तो मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैं शर्ट चेंज करने चला गया, इसलिए थोड़ी सी देरी हुई है। तो मेरा तो पिक ऑफ द डे वही है जो कल दिया था मैंने और कुणाल जी ने। खरीदारी की राय है बर्जर पेंट पर। थोड़े से लेवलों के साथ चेंज करा है, क्योंकि सुबह सुबह हम कैश के लेवल्स देते हैं, तो कैश के लेवल्स नोट कीजिएगा। 553 का स्टॉप लॉस है, 574 पहला टारगेट, 580 दूसरा टारगेट। और बर्जर पेंट तो एक तो पिक ऑफ द डे था, और कल का एक बहुचर्चित पैटर्न इसमें देखने को मिला है, रबर बैंड पैटर्न। तो ये मेरी खरीदारी की राय है बर्जर पेंट पर। बंसल जी, आर यू श्योर कि आपने लेवल्स के साथ चेंज ही किया है थोड़ा सा बर्जर पेंट्स के केस में? कोई छेड़छाड़ नहीं की? नहीं अनिल जी, मैंने तो डिस्क्लेमर दिया है, मैं सुबह सुबह कैश के लेवल्स देता हूं, तो थोड़ा सा छेड़छाड़ करिए। और सारे लेवल्स कैश के हैं, तो लेवल्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। सही शब्दों का इस्तेमाल करें बंसल जी। आपने जो भी लेवल्स में बदलाव किए उसे छेड़छाड़ माना जाएगा। दूसरे करें तो छेड़छाड़, आप करें तो चेंज, ऐसा चलेगा नहीं। मैं बहुत साफ साफ आपको बता रहा हूं। तो बंसल जी ने बर्जर पेंट्स की पिक में कोई बदलाव नहीं किया है, लेवल्स के साथ छेड़छाड़ की है। आइए सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे डाबर स्टॉक यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन का इसने सपोर्ट लिया है इस गिरावट में, और 200 डीएमए का नीचे में सपोर्ट है। वहां से बाउंस बैक का संकेत स्टॉक ने कल दे दिया है, और आज जैसे ही कल का हाई टूटेगा तो स्टॉक के अंदर और तेजी का मूव देखने को मिलेगा। तो डाबर में 490-92 के आसपास खरीदारी करनी है। स्टॉक का जो नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है 480 के आसपास है, और ऊपर में मेरे को लगता है कि 500 का लेवल तो पहला लेवल होगा, वो ब्रेक होते ही 515 रुपए तक का अपसाइड मूव डाबर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो डाबर चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है, सपोर्ट से बाउंस दिखा रहा है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी है। पिक ऑफ द डे के तौर पे डाबर में खरीदारी करके चले। 480 का स्टॉप लॉस, 500 से 515 के टारगेट होंगे। परफेक्ट। आइए अब राजेश पालिया साहब से लेते हैं उनका आज का शेयर। सर नमस्कार, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरा भी पिक ऑफ द डे टोरेंट फार्मा ही है, और मुझे लगता है टोरेंट फार्मा में इंट्राडे बेसिस पे जो टारगेट आना चाहिए वो 2840 2850 ये टारगेट के लिए टोरेंट फार्मा बाय करने की सलाह रहेगी। हालांकि कुणाल जी ने ऑलरेडी इसको रिकमेंड किया, तो मैं एक और स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा, वो रहेगा JSW स्टील। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल के सेशन में मेटल पैक में लोअर साइड से एक रिकवरी देखने को मिली, तो JSW स्टील आज के सेशन में बाय करके चलना चाहिए। मुझे लग रहा है इसमें जो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए वो 295 298 तक के ड्यूरिंग द डे टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो 282 के स्टॉप लॉस से JSW स्टील भी बाय करने की सलाह रहेगी। तो टोरेंट फार्मा और JSW स्टील, ये दो स्टॉक्स मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे में रहेंगे। ओके, टोरेंट फार्मा यहाँ पर भी नज़र रखिए, और साथ ही JSW स्टील ये भी एक स्टॉक है जो आपको बढ़िया एक्शन दिखाते हुए दिख सकता है। तो नज़र रखेंगे इन दोनों स्टॉक्स पर जहाँ तक एक्शन का सवाल है। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेठी साहब, भारत डायनामिक्स OFS नॉन इंस्टीट्यूशनल से तो अच्छी डिमांड रही, पर रिटेल से उतनी अच्छी डिमांड नहीं रही। तो अल्टीमेटली ऑफर तो सेटल हो गया, पर अब स्टॉक की चाल कैसे रह सकती है? OFS की वजह से काफ़ी शार्प करेक्शन भी आया था, अब क्या व्यू है इस पर? देखिए दीपांशु, स्टॉक अच्छा है और डिफेंस सेक्टर की एक बहुत अच्छी कंपनी है। कई बार नेचुरल लेवल्स पे चैनल पे इसको फंडामेंटल तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया हुआ, और उसके बाद शानदार तेजी देखने को मिली।
बट ये जो ओएफएस के कारण जो प्राइस में ओएफएस आया, स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आई है। मुझे लगता है अच्छा मौका है मीडियम से लंबी अवधि के निवेशकों को स्टॉक में एंट्री करने का। एक शानदार क्वालिटी की कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, और जिस तरह से सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया या डिफेंस को बूस्ट करने का, मुझे लगता है स्टॉक ग्रेजुअली अब वापस से एक अच्छी चाल पकड़ेगा ये हैंगओवर खत्म होने के बाद। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे या ओएफएस पे लोगों को अप्लाई करना चाहिए था, जो डिस्काउंटेड रेट पे ओएफएस था। ओके, तो ओएफएस पे आपको अप्लाई करना चाहिए था, नहीं भी किया तो करंट लेवल्स पर अट्रैक्टिव लग रहा है भारत डायनामिक्स। एक और डिफेंस स्टॉक जो आज फोकस में रहेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ऑफ कोर्स राफेल विमान तो आज एयरफोर्स में ज्वाइन करेंगे, पर उससे अलावा यहाँ पर आप अर्निंग्स भी देखने वाले हैं। सुमित जी, एचएएल यहाँ पर सेटअप कैसा लग रहा है सर? दीपांशु, देखिए एचएल के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है, स्टॉक थोड़ा सा गिरावट के मूड में है और शायद थोड़ा सा दबाव और देखने को मिल सकता है। कल के लोज भी ब्रेक होके लोअर लेवल्स पे ही क्लोजिंग दी है, शायद हो सकता है 800 रुपए तक के लेवल देखने को मिले। तो ऐसी गिरावट में आप लोअर लेवल्स पे स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। थोड़ा सा डीप आने दीजिए, लोअर लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर में 850 860 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट होगा और फिर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसमें 900 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो लोअर लेवल्स पे इसमें खरीदारी की जा सकती है।